नमस्कार दोस्तों, यहाँ उपस्थित सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बिन पानी सब सून, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम तृतीय सत्र लेने जा रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा गंगा मुक्ति आंदोलन। बहुत ज्वलंत टॉपिक है, लेकिन काम इस पे बहुत समय से हो रहा है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं श्री अनिल प्रकाश जी और उनका साक्षात्कार लेंगे पत्रकार स्वतंत्र मिश्र जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वनिका पब्लिकेशन के फेसबुक लाइव में। आपका भी धन्यवाद है। मैं आपका छोटा सा परिचय दे देती हूँ अपने दर्शकों को। अनिल प्रकाश जी का जन्म 18 फरवरी 1952 को हुआ। मूलतः वे समाजकर्मी हैं। 1974 में आप जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर यूनिवर्सिटी छोड़कर सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों में सक्रिय हो गए। वंचित समूहों के विभिन्न जन आंदोलनों में आपने भूमिका निभाई। गंगा मुक्ति आंदोलन और बागमती बचाओ अभियान में विशेष योगदान है आपका। वहीं से आपने जल, जमीन, जंगल, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों के बीच परस्पर निर्भरता की समझ बनी। मनुष्य और प्रकृति के मधुर संबंधों की बुनियाद पर समता मूलक जनतांत्रिक समाज बनाना आपका लक्ष्य भी है और सपना भी। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर शोध एवं लेखन किया है आपने। देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हिंदी एवं अंग्रेजी में 200 से ज्यादा शोधपूर्ण लेख आपके आज तक प्रकाशित हुए हैं। समय के सरोकार नामक पुस्तक प्रकाशित है। सन 74 के छात्र जन आंदोलन पर हुए शोध कार्य और इतिहास लेखन में आपने सहभागिता की है, जिसके 5 खंड प्रकाशित हुए हैं। नदी, पर्यावरण तथा आर्थिक मॉडल से संबंधित 2 अन्य पुस्तकें भी तैयारी के अंतिम चरण में हैं। इसके अतिरिक्त आपने कुछ कविताएं, संस्मरण एवं स्केच भी आपके प्रकाशित हुए हैं। इस समय आप मुजफ्फरपुर बिहार में निवास करते हैं। स्वतंत्र जी का भी मैं परिचय देना चाहूंगी। स्वतंत्र मिश्र जी पेशे से पत्रकार हैं। 15 अगस्त 1977 को जन्म हुआ। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया है उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। इस वक्त वे news18hindi.com में न्यूज एडिटर हैं। उनकी एक डिजिटल बुक है गहरा जल उथला समाज उलट पुलट पर्यावरण, जो कि notnal.com पब्लिकेशन पर उपलब्ध है ऑनलाइन। शिक्षा पे उन्होंने शिक्षा भरा पूरा अकाल और जल जंगल जमीन उलट पुलट पर्यावरण, और इसके अतिरिक्त अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख, समीक्षाएं, रिपोर्ट्स वगैरह प्रकाशित होते रहते हैं। आपने पी साईनाथ, प्रकाश सिंह, अचिन विनायक एवं अन्य अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया है। अब हम आज के विषय को अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो गंगा मुक्ति आंदोलन के साथ 2 प्रमुख नाम जुड़े हैं। बिहार के वे 2 बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनमें है एक हमारे सामने आज विराजमान है अनिल प्रकाश जी और दूसरे हैं राम शरण जी। इनकी अगुवाई में 22 फरवरी 1982 को संगठित रूप से कहलगांव, भागलपुर, बिहार की धरती से गंगा मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का मुख्य मुद्दा था मछली मारने का हक मछुआरों को मिलना और 80 किलोमीटर तक गंगा, इस पर 2 जमींदारों के कब्जों से गंगा को मुक्त कराना। महाशय महेश घोष और मुशर्रफ हुसैन मानी ये 2 जमींदार थे, जिसके अंदर सुल्तानगंज से लेकर बरारी, फिर बरारी से पीरपैती तक जमींदारी थी जिनकी, और आपके प्रयासों से ये जमींदारी 1991 में खत्म हुई। तीसरा बड़ा मुद्दा जो बाद में आंदोलन के साथ जुड़ा वो था नदी पार करने वाले से जबरन पैसा वसूलने का मामला। इसमें भी कोई 2 भुग्गू सिंह, रत्नी सिंह वगैरह के नाम आते हैं, वैसे अन्य क्षेत्रों में भी रहा है ये। तो इस परिवार के लोग गंगा पार करने वालों से जबरन पैसा वसूला करते थे। नाव से पार होने वाला जो व्यक्ति पैसा देने से इनकार करता था उसे घर में बंद कर दिया जाता था और कुत्ते से कटवाया जाता था। बड़ी विकट परिस्थिति थी। आश्चर्य होता है ये सब बातें जान के।
ये बल्कि हाल फिलहाल तक बिहार के विभिन्न भागों में ऐसा देखने को मिलता रहा है। इस आंदोलन के साथ ही बनारस के नाविकों का मुद्दा भी जुड़ा। वहां महिलाओं ने अपने शराबी पति के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया, जैसे खाना बंद, चूल्हा बंद, बातचीत बंद, रिलेशनशिप बंद। तो इस प्रकार के सत्याग्रह ने भारतीय समाज के जनमानस में बसे पुरुष सत्ता का प्रतिकार किया और गंगा मुक्ति आंदोलन को सक्रियता प्रदान की। इस वक्त आप सब जानते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। पता नहीं सच में है या कागजों में है। आस्था और आजीविका दोनों से जब तक ये नहीं जुड़ेगा तब तक गंगा मुक्ति सही अर्थों में संभव नहीं है। मैंने संक्षिप्त में आपको इस आंदोलन के मुख्य मुद्दों के बारे में बताया है। अब इस आंदोलन के विषय में हम विस्तार से जानेंगे आदरणीय अनिल प्रकाश जी से, और उनसे बातचीत करेंगे स्वतंत्र मिश्र जी। तो आप दोनों का स्वागत है। इस मुद्दे को लेके आप हम सबका ज्ञानवर्धन कीजिए। सबके दर्शकों के कोई प्रश्न होंगे तो मैं आपको प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे पूछूंगी, और दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि अंत तक आप लोग बने रहें, क्योंकि ये चीजें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के अन्याय हो रहे हैं और अन्यायों के खिलाफ हम ही लोगों में से कोई ना कोई खड़ा होता है और तब हमें इन अन्यायों से मुक्ति मिलती है। तो आगे के प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए मैं आप स्वतंत्र जी को आमंत्रित करती हूँ। जी नमस्कार। जी नमस्ते अनिल जी। नमस्ते नमस्ते, बताइए। गंगा जो है गंगोत्री से, गंगा पर जो बातचीत करेंगे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। ठीक। और आपका चूंकि इतना काम रहा है इस पर, तो मैं सबसे पहले तो एक सवाल पूछूं जो मेरे लिए कभी-कभी दुविधा का सवाल बनता है। और किसी ने पूछा था कि जब गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये हम पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती है, वहाँ संगम होता है, उसके बाद गंगा शुरू होती है। तो एक तो ये है कि गंगोत्री को क्यों मानते हैं, दूसरा ये है कि ऐसा कोई उदाहरण है, फिर वो इलाहाबाद में भी मिलती है, यमुना और गंगा का मिलन होता है, कभी सरस्वती का होता होगा, अभी फिलहाल तो नहीं है। तो वहाँ से फिर गंगा वहाँ शुरू हो जाती है। तो गंगा ही लीड करती रहती है, उसको दूसरी नदी दूसरा नाम नहीं मिला कहीं। मतलब गंगोत्री में भी गंगा कहते हैं, यहाँ से गंगा निकलती है, जबकि वो रुद्रप्रयाग से शुरू होती है। जी आप बताएं। हाँ, बात ये है कि गंगा तो हिमालय से ही निकलती है, और जो आपने बताया कि अलकनंदा भागीरथी, असल में आगे जो जैसा कि आपने बताया बहुत जगह से गंगा में अगर आप देखिएगा तो शुरुआत जरूर होती है अलकनंदा और वहां से गंगोत्री से, तो लेकिन ये मान लिया गया है कि गंगोत्री से शुरू होती है, लेकिन उससे पहले जो धारा आती है जिसका जिक्र आपने किया है, वहां से ही असल में शुरुआत माननी चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि बिहार में मतलब गंगा में वहां से तो बहुत कम पानी आता है, गंगोत्री में जो पानी आता है या अलकनंदा से जो पानी आता है, बाद में बहुत सारी धाराएं जो सहायक नदियां हैं गंगा की, मुख्य रूप से यमुना है और भी है, बहुत सारी नदियां हैं, उत्तराखंड की बहुत सारी नदियां हैं, उत्तर प्रदेश की में बहुत सारी नदियां हैं, कुछ तो नेपाल से आती हैं, और यमुना है उधर से आती है, तो कई राज्यों से होके यमुना आती है, तो वो सब मिलती है। बिहार में जब आती है तो बिहार में भी बहुत सारी नदियां आती हैं। उत्तर बिहार से पूरब हिस्सा जो है जिसको उत्तर बिहार का हिस्सा कहते हैं, वहां से, या पूर्वी बिहार का जो हिस्सा कहते हैं, वहां से नेपाल से आने वाली बहुत सारी नदियां हैं। आप जानते हैं कि गंडक है, कोसी है, गंडकी है, फिर बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है, और बहुत सारी नदियां, और ये इन नदियों में भी सैकड़ों धाराएं मिलती हैं। अब बागमती है तो बागमती में भी माने अनगिनत धाराएं जो बागमती में मिलती हैं, और ये प्रकृति ने इनको बनाया है। इन नदियों को प्रकृति ने ही बनाया है,
मनुष्य ने इनकी यात्रा को सुगम किया है। आप भागीरथी की चर्चा करते हैं, दो जगह भागीरथ क्यों कहते हैं, एक तो जहां से शुरू होता है उसको भागीरथी कहते हैं, और दूसरा आप नीचे जाएंगे फरक्का पॉइंट पे तो 300 साल पहले, एक तो सीधे आगे जा रही धारा, 300 साल पहले आगे जाने पे दाहिनी तरफ एक धारा जाती थी जो हुगली में मिलती थी। वो बाद में बंद हो गई थी धीरे धीरे धारा, जो फरक्का बराज बनने के समय उसको फिर एक केनाल बना के उसको खोला गया है। उसमें एक बराज भी बना हुआ है छोटा सा, और मतलब उधर की जो धारा के लिए एक तो मेन बराज है ही। तो तमाम आप ऐसे भी आम जन लोग जो हैं, अब बिहार में उत्तर प्रदेश में देखेंगे गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं तो गंगा नहाने, और महिलाएं भी बच्चे भी कहाँ लखनदेई में भी नहाने जाएंगे तो कहेंगे गंगा नहाने जा रहे हैं। हमको तो दक्षिण भारत के मित्रों ने बताया कि वहां भी आम बोलचाल में वहां की नदियों को गंगा ही बोलते हैं। तो एक गंगा जो है, हाँ, दूसरी बात है कि जैसे गंगा जब निकली, आप मिथकों में जो बात है, लोक कथाओं में जो बात है, वो तो आप जानते हैं, सुनते हैं, उसको रिपीट करना नहीं है। लेकिन गंगा और तमाम नदियों, हिमालय से आने वाली नदियों का एक के साथ खासियत ये है कि इसमें सिल्ट बहुत आता है। ये हिमालय का पूरा रेंज जो है वो, मतलब जिसमें बिहार, यूपी, उत्तराखंड ही नहीं है, पूरा हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है उसमें लगभग 1000 झटके हर साल आते हैं भूकंप, छोटे छोटे, जो पता भी नहीं चलता कि झटके आ गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड होते हैं। और कभी कभी बहुत भारी झटके आते हैं। इन झटकों की वजह से, भूकंपीय झटकों की वजह से, क्योंकि नीचे प्लेट्स टकराते रहते हैं, इनकी वजह से हुआ ये है कि बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्ट आती है। और जब सिल्ट आती है, गाद आती है, वहां के पानी में एक तो हाइट से आता है पानी। आप देखिए गंगोत्री की ऊंचाई कितनी है, या हिमालय नेपाल के और हिस्सों की जहां से ये नदियां आती हैं, वो कितनी ऊंची है। तो तेज धार होती है। और दूसरा टोपोग्राफी की वजह से, और दूसरा है कि जगह जगह सिल्ट आता है। और ये सिल्ट वरदान है हमारे लिए। उसी सिल्ट की वजह से, उसी गाद की वजह से ये पूरा निर्माण हुआ है। अभी गंगा को जो हम देख रहे हैं, पूरे मैदानों का निर्माण, आप उत्तर प्रदेश से लेकर के और आप चले जाइए बांग्लादेश तक, तो ये सब निर्माण हुआ है लाखों वर्षों में, धीरे 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 धीरे। अभी भी आप जाइएगा, आप तो सुनने में आपको हमेशा आता है कि फलानी जगह 1 किलोमीटर के डायमीटर का, रेडियस का एक टापू मिल गया, और उस पर झमेला होता है कि भारत का कि बांग्लादेश का झंडा फहरेगा। तो वो टापू आगे भी बनेंगे। ये जमीन निर्माण की एक प्रक्रिया है। और जहां पे अभी बिहार वगैरह में हम लोग हैं, लाखों वर्ष पहले वहां समुद्र हुआ करता था, और धीरे 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 इसी मिट्टी से के निर्माण से ये बना है। अब होता ये था कि जहां अवरोध होता था नदियों में, सिल्ट जमा हो जाता था, तो दूसरी धारा बना लेती थी नदी। इसका तरीका था ना। और जहां लोग, ये किंवदंतियां भी हैं, लोक कथाओं में भी है, हजारों लोग मिलके उसको, धारा के अवरोध को, भागीरथी की कथा भी क्या है, वही तो है। तो एक भागीरथी नहीं हुआ है, हजारों हजार लाखों भागीरथी हुए, जिन्होंने तमाम नदियों में जब सिल्ट की वजह से अवरोध होता था तो उसको काट करके कुदाली लेके चल देते थे और उसको रास्ते को सुगम बना देते थे। तो ये है कहानी नदियों की, गंगा की। और गंगा मतलब तमाम सहायक नदियां, दक्षिण बिहार की नदियां जो पहाड़ियों से आती हैं, जो बरसाती नदी होती है, ये तो सदा नीरा है ये गंगा नदी। और दूसरी तमाम नदियां जो हिमालय के बर्फ के पिघलने से ये होता है। तो यही है। अब आगे बढ़े बातचीत के लिए, अगर कोई जी में कोई बात नहीं बची हो तो। क्या गंगा नदी की तरह दूसरी कोई नदी है भारत में जो, मतलब जहाँ संगम होता है उसमें किसी बड़ी नदी का, जैसे मान लीजिए देखिए नर्मदा बहुत है, सारी नदियां हैं, पंजाब की ही नदियां हैं। तो पंजाब का नाम ही बना है 5 नदियों को, 5 नदियों आप से, मतलब पानी।
5 बिल्कुल। नदियों के जुड़ने से पंजाब मतलब बना है। तो नदियां पूरे देश में जो नदियां हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं से, जगह जगह से, कहीं से पहाड़ी से आ रहा है, कहीं से धारा से आ रहा है, पानी आ रहा है, मिलता जाता है। लेकिन गंगा के साथ खास बात यह है कि हिमालय से जुड़ा हुआ है। तो हिमालय से आने वाली नदियों में खास बात यह है कि जो हमने पहले बताया है कि सिल्ट बहुत ज्यादा आता है। तो इसका यहाँ कोई स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं, बराज बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। हालांकि साउथ के जो हैं इस बार बाढ़ में, क्योंकि मतलब वहां भी सिल्ट, केरल में भी आप देख चुके हैं पिछले दिनों, और बहुत कि बार हुआ है। एक लिमिट के बाद ओवरफ्लो होगा ही और बहुत तबाही मचती है। लेकिन ये तो भयानक विनाश करने वाला होता। इस फरक्का में बराज बनाया, या आगे बराज बनाने की एक योजना है जो शायद अब रुक जाएगी। उसके कुछ कारण हैं, ये हम प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि वो काफी उसका प्रतिरोध हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसकी वजह से हमको अंदाजा लग रहा है कि वो रुक जाएगा। लेकिन बन जाता तो भारी विनाश होता इस पूरे रीजन का। तो आगे बढ़ सकते हैं या इस पर कोई? जी जी, गंगा का पानी जहाँ गंदा हो चुका है वहाँ भी लोग डुबकी लगाते हैं और ये सोच के कि हम स्वच्छ हो जाएंगे, और गाते भी हैं गंगा तेरा पानी निर्मल। फिर वही वहाँ पर आदमी अपना कचरा भी छोड़ जाता है, तरह तरह का, वो कई तरह के कचरे होते हैं, मंदिरों के भी होते हैं, फिर प्लांट्स के भी होते हैं, दवा प्लांट के कचरे होते हैं, चमड़ा उद्योग के होते हैं। तो क्या ये हमारा दोहरापन नहीं है कि जिस नदी से हम उम्मीद करते हैं कि वो मुझे स्वच्छ करती है, वो मुझे स्वच्छ पानी देती है, और फिर हम उसको गंदा करने में भी पीछे नहीं है। एक तो आप समझ लीजिए कि जो बहती हुई धारा होती है, कोई भी बहती हुई धारा, गंगा में तो कुछ और विशेष गुण भी हैं, उसमें उसका कैरेक्टर होता है कि वो स्वयं शुद्ध करने की क्षमता होती है जी। लेकिन उस क्षमता की भी सीमा होती है, और बैक्टीरियोफाज वगैरह बहुत गंगा में आता है हिमालय से, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन से उड़ता है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर पॉल्यूशन हो जाए, अच्छा, तो वो मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। शरीर में ही मान लीजिए आपकी क्षमता है जितनी दूध पीने की क्षमता है 1 लीटर की, और 10 लीटर दूध पी लेंगे किसी पहलवान की तरह, तो आपका क्या हाल होगा, आपके पेट खराब होगा, ये जानते हैं। तो वही गंगा के साथ हुआ, इतना ज्यादा पोल्यूशन वहां हुआ। एक तो शहरी जो नाले हैं वो गिराए जा रहे हैं। जिन 21 जगहों के बारे में कहा जा रहा है कि भाई शहरों में कि वहां ट्रीट किया जा रहा है, वहां का हाल जाके हमने देखा, जैसे इलाहाबाद में भी देखा हमने, और बनारस में जाके देखा, और दूसरी जगहों पर भी, पटना में भी देखते हैं कि जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है लेकिन काफी नाले अनट्रीटेड पानी वहां जा रहा है। उसमें एक तो बायो कचरा होता है, मतलब एक जो मलमूत्र वगैरह होता है इस तरह का होता है, तो उसको तो डिकम्पोज कर देती है गंगा काफी हद तक। नहीं, मैं तो यहाँ दूसरा सवाल कर रहा था। मैं यहाँ दूसरा सवाल कर रहा था, उस सवाल पर मैं आगे आऊंगा, वो मेरा इसके बाद का। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं दक्षिण में भी रहा, 3 साल करीब वहाँ रहा, तो मैंने देखा कि वहाँ नदियों में इस तरह से गंदगी कम बहाई जाती, मतलब कम बहाते हैं। यहाँ हम स्वच्छता की भी बात करते हैं कि हमको निर्मल कर दे गंगा, और हम वहाँ कचरा भी खूब बहाते हैं। देखिए, तो हम ये व्यक्तिगत स्वभाव और क्षेत्रगत स्वभाव जो है, उसमें साफ सफाई का जोर ज्यादा नहीं है गंगा किनारे, जिसके किनारे 80-85% लोग, मतलब बहुत बड़ी आबादी रहती है, और सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन। देखिए, जब श्रद्धा जो है किसी चीज के प्रति, प्रकृति के प्रति, नदी के प्रति, पहाड़ के प्रति, जंगल के प्रति श्रद्धा होना, जीवों के प्रति, ये अच्छी बात है, हम भी मानते हैं प्रकृति प्रेम। लेकिन अंधश्रद्धा होगी और हम भ्रम में रहेंगे कि हम कोई भी कुछ भी गंदा कर देंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही हो रहा है। हम एक बार बनारस गए, और बनारस में एक मंदिर के पास एक मीटिंग रखी गई थी, तो
नाव से चढ़कर जब हम उस घाट पे गए तो मलमूत्र से भरा हुआ था वहां पे। तो पैर को फिर धोना पड़ा, बड़ी मुश्किल हुई। फिर बाद में हमने कहा ये क्या हो रहा है। तो ये जो मंदिरों की जिम्मेदारी, 60 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये कहा था कि मंदिरों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो शौचालय बनाएं और गंदगी ना फैले। अब आप नहीं देंगे प्रोविजन तो गंदा फैलेगा ही। और दूसरा जो आपने किया कि ये गंगा के प्रति प्रेम या नदियों के प्रति प्रेम है, लेकिन आंख मूंद के आपकी जब कुछ भी गंदगी डालेंगे उसको साफ कर देगी तो उसकी भाई लिमिट है। और खास करके प्लास्टिक का आजकल मतलब फूल भी प्लास्टिक का आने लगा है और प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स वगैरह डालते हैं तो बहुत ही नुकसान करता है, गंगा के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो ये तो है, ये समझ बनाने की जरूरत है। लेकिन आपको हम बताएं कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो तो नाश ही कर देता है। मेरा ये सवाल मतलब यही है अब कि गंगोत्री से अगर मैं अगर शुरू करूं और गंगा सागर तक जाऊं तो इसके 10 बड़ी-बड़ी जो दिक्कतें हैं मतलब गंगा की, उसके बारे में 10 या मतलब कुछ दिक्कतें जो किन-किन तरह की गंदगियों का शिकार होती है गंगा? एक तो आपको शहर का जो एफ्लुएंट है, गंदगी नालों का, तो उसमें उसको अनट्रीटेड गिराना नहीं चाहिए। अभी बहुत एक बात हम बीच में आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत जोर से हल्ला हो रहा है। राजीव गांधी के जमाने से गंगा एक्शन प्लान आया, फिर नमामि गंगे आया और क्लेम किया गया कि 2 साल में ठीक कर देंगे प्रदूषण। भाई आप कृपा करके गंगा को साफ करने की चिंता छोड़ दीजिए। गंगा को गंदा मत कीजिए, आप नदियों को गंदा नहीं कीजिए, ये कैप लगाइए तो सारे नालों को, क्योंकि नालों में जो चीजें आती हैं उसको आप उससे बिजली बना सकते हैं, उससे कचरे से, और उससे आप खाद बना सकते हैं। और कहीं कहीं बन भी रहा है, पूना में और कई जगहों पर, हरियाणा वगैरह में कई जगह बन भी रहा है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जिसमें जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका ज्यादा फायदा होने वाला है और गंगा नदी शुद्ध रहेगी। दूसरा है कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, पहले कहते थे कि इंडस्ट्री वाले कि भाई गंगा में सिर्फ 8% हम पॉल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से। ये सच नहीं है। और इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलता है या रंगीन पानी निकलता है वो तो गंगा के स्वयं शुद्ध करने की पूरी क्षमता को नष्ट कर देता है। और आपको थर्मल पावर स्टेशंस लगाए गए हैं, उसका गर्म पानी जब आता है या उसमें जाता है, जैसे कहलगांव में ही है और जगहों पर है, बाढ़ में है, आप जब, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब मान लीजिए कि आपने ऐश डाइक, बहुत हल्ला हंगामा होने पर ऐश डाइक बना देते हैं कि आप उसमें सीधा हम नहीं डालेंगे। भाई वो इलाका पूरा वेटलैंड है तो नीचे से रिस्क तो जाता है, जब हैंडपंप में चला आता है, कुएं में चला जाता है, तो गंगा नदी में भी और दूसरी नदियों में भी चला जाता है। तो इसको रोकना जरूरी है कि भाई आप कोई भी किसी तरह एफ्लुएंट हो, कोई भी गर्म पानी हो, आप कह रहे हैं कि बिजली कैसे बनेगी? तो बिजली, सोलर की बिजली इतनी सस्ती बनने लगी है पूरी दुनिया में, 1 रुपए 1.25 रुपए में पर यूनिट बिजली। भारत में भी 2 रुपए 3 रुपए कंपनियां बना रही हैं, और 12 रुपए 14 रुपए वाली बिजली हम क्यों बनाएं? उसी तरह से कल कारखानों पर कैप क्यों नहीं लगाया जा सकता है? तो ये किया जाना चाहिए। और तीसरी एक और बात है, जो खेतों में जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हम डाल रहे हैं वो बह के नदियों में आ रहा है, और वो पूरा इकोसिस्टम को और गंगा के स्वयं शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को, वहां के जीव जंतुओं को, मछलियों को, वनस्पतियों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बहुत बड़ी मात्रा में, लाखों करोड़ों की संख्या में बहुत छोटे छोटे जो आंख से दिखाई नहीं पड़ते हैं यूनिसेल्युलर, ये प्लैंक्टन्स होते हैं नदी में, खास करके गंगा में। और ये सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस के द्वारा सफाई करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं गंदगी से और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पानी के अंदर, नदी के पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी वहां वो उतना अच्छा रहेगा, वो पानी उतना शुद्ध रहेगा। और उसी को, तो इसको मेंटेन करने की जरूरत है। इसलिए हम फिर बोल रहे हैं कि नदियों को कृपा करके आप साफ करने की चिंता छोड़ दीजिए, आप गंदा मत कीजिए और न किसी को गंदा करने दीजिए। ये हमारा कहना है। जी, अब देखा जाए तो ऋषिकेश, हरिद्वार में
दवा की आसपास दवा की फैक्ट्रियां हैं, उसका कचरा जाता है। फिर आगरा की में यमुना से बहकर जो है वो चमड़े का कचरा, कानपुर में जरूर। चमड़े का कचरा, फिर बनारस में दूसरा कचरा, इलाहाबाद में मतलब फैक्ट्रियों का कचरा जो बहुत थोड़े हैं। इस तरह से फिर पटना जाकर जाकर नदियों की हालत खराब हो जाती है। जो नदी भागलपुर वगैरह में मतलब आज से 35 साल मान लें, 30 साल, 35 साल या 40 साल मान लें, उस समय उठाकर आचमन में लोग पानी उठा के पी लेते थे, इतनी साफ होती थी। अब ये स्थिति है, मैं 5-7 साल पहले की पुरानी बात कर रहा हूँ कि मायागंज वगैरह भागलपुर में वो किनारा उसका इतना महकने लगा है, बदबू देने लगा है। तो इसको जैसे हम अगर शहर ले लें, हरिद्वार में क्या करना चाहिए, आगरा में क्या करना चाहिए, कानपुर में क्या करना चाहिए, बनारस में क्या करना चाहिए, फिर इलाहाबाद में क्या करना चाहिए, पटना क्या करना चाहिए, भागलपुर क्या करना चाहिए। छोटे-छोटे मतलब उपाय अगर इस तरह से आगे बढ़ बढ़ करते रहें, तो शायद ये नदी आगे तक ठीक हो जाए। देखिए, आपको बता रहे हैं, ये संभव है। उसको गंगा को, नदियों को साफ रखना संभव है। लंदन में टेम्स नदी है। एक जमाने में वो इतना गंध आती थी, और यूरोप के अनेक नदियां थी जो एक अगर कोई राइन चिड़िया इस राइन पार से उस पार चली जाए तो वो मर रास्ते जाती में मर जाती थी बेहोश होकर के। ये हाल था। तो उन लोगों ने राइन जब का अपनी नदियों को क्लियर मतलब गंदा होने से रोक लिया और एकदम क्लीन नदी बह रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? एक तो ये है। दूसरी चीज कि असल में दिक्कत होता है, दिक्कत ये है कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में खर्चा ज्यादा होता है, तो वो लगाना नहीं चाहते हैं। तो सरकार सब्सिडी दे दे उसके लिए, सब तमाम चीजों के लिए सब्सिडी तो देती ही है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप दवाई की कारखाना बंद कर दीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर किसी दवा कारखाने को, एफ्लुएंट को या कचरे को, केमिकल्स को नदी में बहाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक आपने आगरा की चर्चा की, तो कुछ साल पहले पता चला हम लोगों को, मुझे कि भाई कुछ थाने वाले जो है कुछ भैंसों को पकड़ के ले आए हैं। क्यों भाई? तो नारी इसलिए कि भैंस जो है नहा रही थी जमुना में, तो उसके गोबर से वो पोल्यूटेड हो जाएगा। खैर, किसी तरह वो कई दिनों के बाद छुट्टी, कुछ पैसा वैसा भी दिया लोगों ने, हल्ला हंगामा भी हुआ। लेकिन आप बताइए कि गोबर जो है, जो उसमें नाइट्रोजन और चीजें होती है, वो तो प्लैंक्टन्स को ग्रो करने में मदद करेगा, तो बिल्कुल। पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, पॉल्यूशन को घटाएगा। कभी वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को या उसके जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं गिरफ्तार किया गया? कभी नहीं किया जाएगा। किसी फैक्ट्री वाले को गिरफ्तार किया गया? नहीं किया जाएगा। ये निर्दोष लोगों को, मतलब ये बहुत सारे काम हो रहे हैं नदियों में जो पोल्यूशन कंट्रोल के नाम पर, जो कहीं मछुआरों को परेशान करेंगे, कहीं किसी को परेशान करेंगे। तो यही स्थिति है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी नहाने धोने जाता है, तो कोई वहाँ पेशाब भी कर लेता है, थूक भी दे देता है, अपनी विसर्जन करता है। इन सब से गंदा नदी बहुत गंदी नहीं होती, इतना नदी सहन कर लेगी और साफ कर लेगी। एकदम सही बात। तो हम पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की तय करनी चाहिए, उनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। अब आगे इससे मैं अगर इस सवाल को लेकर आगे बढ़ूँ, तो अब ये बताएँ कि गंगा में ऐसी क्या-क्या परिघटना हुई है पिछले 30-40 सालों में, 50 सालों में, जो अलार्मिंग है? जीव-जंतु, जलीय जीव-जंतु को लेकर, मनुष्यों को लेकर क्या-क्या नुकसान हुए? जैसे मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कई साल पहले कि गंगा के किनारे जो खेत हैं, वो क्षारीय होने लगे हैं, एसिडिक होने लगे हैं। क्षारीय वो कई जगह अनउपजाऊ होने लगी हैं, बैरन लैंड में तब्दील होने को की स्थिति में आ गई हैं। तो इस तरह के क्या-क्या नुकसान हुए हैं जलीय जीव-जंतु को? जैसे व्हेल मछली का मतलब सॉरी सूस जिसको बोलते हैं डॉल्फिन, उसको भी नुकसान होता है। फिर वो जो इलिस माछ कहते हैं बंगला में, तो वो पहले इधर भी थी, गंगा में भी थी और अभी सुन रहा हूँ फिर से लौट रही हैं जो साफ होने। आप इस पर थोड़ा चर्चा करें कि देखिए, सबसे पहले तो जो
मुझे मेरी स्मृति में है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बरौनी की जो रिफाइनरी है उसका बहुत सारा तेल बह गया था गंगा में। अब साल तो ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम स्कूल में पढ़ते थे, वो 60 का दशक रहा होगा, अंतिम दौर रहा होगा। तो उसी में बरौनी से रिफाइनरी में काफी पानी गिर गया, कोई टैंकर में छेद हो गया होगा, कुछ हो गया होगा गड़बड़, तो गंगा में आग लग गई थी और बहुत 3 दिन तक आग लगी रही गंगा में और बाद में कंट्रोल हुआ। कब की बात? ये कब हम की बात समझते हैं होगी? कि 60 के दशक में, 60 के दशक अच्छा। के अंतिम दौर की बात है। कहाँ, ये कहाँ पे? मैं बेगूसराय वगैरह के आसपास? बरौनी बरौनी। ठीक। रिफाइनरी से, जो वहाँ रिफाइनरी है वहां से वो डीजल या पेट्रोल बह गया था बहुत बड़ी मात्रा में। जी जी जी। तो वो 3 दिन तक वो, और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो क्या होता है ना कि वहां के जो जितने जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। मछलियां हैं, क्रोकोडाइल है, हिल्स, ये क्या कहते हैं आपको, डॉल्फिन है, सोंस जिसको कहते हैं, और ये मर जाते हैं। और पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है उस सब पूरे जोन में, अगर आग लग गई या इस तरह की कोई घटना हो गई या बहुत केमिकल्स आ गए। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि बरौनी का जो के आसपास का जो इलाका है, हम उधर से जब नाव से, जब कुर्सेला से पटना तक की नाव का एक जुलूस निकला था, सैकड़ों नाव का, हम लोग गए थे। गंगा की जमींदारी और ठेकेदारी के खिलाफ 500 किलोमीटर की यात्रा हुई थी, हजारों लोग किनारे पे इकट्ठे होते थे। उस दौरान वहां बड़ी बड़ी मछलियां मरी हुई हम लोगों को मिलती थी। एक्चुअली क्या होता है कि जो जोन होता है कहीं कहीं पर नदी में, जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, खास करके इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो जाता है, तो वहां क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा एकदम खत्म हो जाती है और टॉक्सिक केमिकल्स, रंगीन हो जाता है पानी, और टॉक्सिक केमिकल्स, जहरीले जो केमिकल्स फैल जाते हैं, उसकी वजह से वो जो जिसका प्लैंक्टन्स की बात हमने कही है वो भी नष्ट होते हैं। जीव जंतु, आप क्या समझते हैं, मछलियां और ये सब, कछुआ और तमाम जो जीव जंतु हैं, वो पोल्यूशन को खत्म करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया उसके माध्यम है, हाँ, लेकिन वो नष्ट हो जाते हैं। तो एक डेड जोन होता है नदी में, तो जहां ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई, जिस इलाके में पोल्यूटेड हो गई बहुत ज्यादा, 1 किलो, कहीं कहीं देखिएगा 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर का ऐसा जोन आपको दिखाई पड़ेगा, तो वहां से कुछ भी पास करेगा तो वह मर जाएगा, चाहे डॉल्फिन हो। अब सेंचुरी बनाया है इन लोगों ने भागलपुर के इलाके में, अब कह रहे हैं कि पटना तक, मांग कर रहे हैं कुछ लोग कि पटना तक सेंचुरी बनाया जाए, तो या बक्सर तक बना दिया जाए। तो हम लोग तो इसके खिलाफ हैं कि आप गंगा को आपका पोल्यूशन खत्म कीजिए अपने आप। हजारों साल से तो डॉल्फिन था ही, और लेकिन अब उसी डेड जोन होके जाएगा, और जहां जहां आप पोल्यूशन फैला रहे हैं उसको नियंत्रित कीजिए। तो ये हो रहा है। दूसरा आपको बताना चाहते हैं कि एक बार बांका के पास एक शराब फैक्ट्री, काफी विरोध कर रहे थे लोग, हम लोग भी विरोध कर रहे थे, गंगा मुक्ति आंदोलन वाले भी साथी लोग और उस इलाके के लोग बहुत विरोध कर रहे थे। तो कि यहाँ, क्योंकि विरोध इसलिए कर रहे थे कि वहां जो एयर पोल्यूशन हो रहा था उसकी वजह से आस पास के इलाके में जो जानवर थे, अगर प्रेग्नेंट पशु थे, उसको ये हो जाता था, मतलब मिसकैरेज हो जाता था, गर्भपात हो जाता था। और मनुष्य भी, स्त्रियों में भी गर्भपात आसपास के 10-20 गांव में उसके एयर पोल्यूशन की वजह से। तो जब कोई महिला अगर गर्भवती होती थी तो वो नैहर वगैरह या ससुराल अलग चली जाती थी, 10-20 किलोमीटर अलग चली जाती थी कहीं, अदरवाइज उसको मिसकैरेज हो जाता था। तो काफी प्रोटेस्ट था। लेकिन इसी बीच में एक दिन क्या हुआ कि वो एक नदी में बहाने के बजाय उसने एक तालाब बनाया, और मतलब आर्टिफिशियल तालाब बनाया, और उसमें डाइक कहते हैं उसको, उसमें सब जमा करने लगा कचरा। एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा था, लेकिन एफ्लुएंट भी तो आता था टॉक्सिक। तो उसमें एक दिन क्या हुआ, भारी बारिश हुई और वो बहते हुए काफी दूर चल के, वो छोटी सी धारा वो पहुंच गई कहलगांव में, और करीब 25-30 किलोमीटर तक, फिर 35 तक जो है, इतना पोल्यूटेड हो गया कि तमाम मछलियां मर गई। इस पर डॉक्टर बिलग्रामी थे उस वक्त,
बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड यूनिवर्सिटी के, उनको हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया, उन्होंने रिपोर्ट भागलपुर बनाई। डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ, भागलपुर विश्वविद्यालय के अभी नहीं रहे हैं, बहुत काम किया उन्होंने हाँ, नदियों जी, के जी, ऊपर, बिल्कुल, बराज जी। के ऊपर। तो बहुत ही हम लोग बहुत इज्जत करते थे, उनसे बहुत मदद मिलती थी, ज्ञान भी मिलता था, साइंटिफिक नॉलेज मिलता था इसको लेकर के। तो उसका ये हाल हुआ था कि पूरा हफ्तों तक वो इतना इसको लेके बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ। तो एक बहुत आपने जो घटना की चर्चा की है पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, ये की है। अच्छा, एक बात बताना चाहते हैं, ये गंगा के साथ जो अच्छा, अगर कोई आप बराज बनाएंगे, बांध बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो पानी ठहरेगा। एक तो उससे फ्लड का प्रॉब्लम होता है क्योंकि सिल्ट का डिपोजिशन होता है, तो बाढ़ और जल जमाव का। दूसरा ये होता है कि नदी में मछलियों की आवाजाही रुक जाती है। आप देखिएगा कि टिहरी बांध बना या और जो बांध बने, तो उत्तराखंड में बहुत सारी फिशेस जो हैं खत्म हो गई फरक्का बराज की वजह से। 67 किस्म की, डॉक्टर बिलगामी ने रिपोर्ट में लिखा था कि 67 किस्म की मछलियां खत्म हो गई, हिल्सा खत्म हो गई, झींगा, बहुत सारी मछलियां ऐसी होती है जिसकी ब्रीडिंग, जिसका प्रजनन होता है समुन्द्र में, खारे पानी में, लेकिन वो इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, ऋषिकेश पहुंच जाएंगे मेल ट्रेन के स्पीड में, और उधर से इधर आती हैं, हिल्सा आती हैं। तो ये जो है 80% से ज्यादा पोल्यूशन इसकी वजह से मछलियां खत्म हो गई, और जो रहा साहस वो पोल्यूशन की वजह से खत्म हो गया। और जो लाखों लाख मल्लाह लोग हैं, वो उन लोगों की आजीविका खत्म हो गई, कंगाल हो गए। आप जो बिहार की गरीबी जो है उसका जो बड़ा है, क्योंकि आप अगर आप, और ये केवल गंगा में नहीं हुआ, तमाम सहायक नदियों में वो मछलियां जाती थी। आप जाइए चंपारण की नदियों का हाल देखिए, चीनी मिलों का हाल देखिए। गुड़ के बजाय चीनी मिलों को बढ़ावा देने का और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लाइन लगाने का परिणाम यह है कि तमाम नदियां काली हो गई हैं, और वहां कोई मछली नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, सब खत्म हो गए हैं। अब ये जो लॉकडाउन हुआ अभी कोरोना की वजह से, तो नदी में बड़ी बड़ी मछलियां फिर मिलने लगी, तो बहुत सारे कारखाने बंद हो गए इस दौरान, और उसकी वजह से महीनों तक डॉल्फिन मिलने लगी। चंपारण में एक डॉल्फिन दिखाई पड़ गई, वो पहुंच गई थी, क्योंकि वहां एक रीगा में चीनी मिल है, सीतामढ़ी जिले में, बिहार में। रीगा, हाँ, जो बंद हुआ। हाँ, रीगा चीनी मिल। तो रीगा चीनी मिल का जो एफ्लुएंट आता है तो बागमती तक आता है, पूरा इलाका जो है, वहां जैसे चिड़िया अगर उधर से गुजरी तो मर जाएगी, चिड़िया नहीं है वहां पे। अगर पैर किसी जानवर का पड़ गया तो उसको बीमारी हो जाएगी, आपका पैर, मेरा पैर उस पानी में पड़ जाए, और बहुत बड़ा इलाका में काला। अच्छा, बागमती को चूंकि बांध दिया है, इसलिए जो पानी मेन मुख्य धार में जा भी नहीं पाता है, उस पूरे इलाके को काला पानी बोला जाता है। और इसकी खबर अखबार में नहीं छप सकती है, क्योंकि एक बड़े अखबार समूह का जो मालिक का रिश्तेदार है, वहां का मालिक, दूर का रिश्तेदार है वहां का मालिक, तो हमने सोचा कब उस अखबार में नहीं छपा, दूसरे अखबारों में छप जाए, किसी अखबार में नहीं छप सकता। ये हाल है। ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के जमाने से ये लड़ाई चली आ रही है, और चल रहा है, और इसको कोई रोक नहीं लगाने वाला है। तो ये स्थिति बनी हुई है। एक तरफ बात करेंगे कि नदियों को हम साफ करेंगे, और दूसरी तरफ ये सब चल रहा है, दोनों कैसे चलेगा एक साथ, बताइए तो। जी बिल्कुल। अच्छा, एक कविता है कि खेत किसका, ठाकुर का, कुआं किसका, ठाकुर का, पानी किसका, ठाकुर का। तो ये जो गंगा मुक्ति आंदोलन भी तो ठाकुरों के कब्जे में जो है, कहलगांव, भागलपुर में भग्गू सिंह का जहाज चलता था, वो स्टीमर, उसकी दादागिरी थी। कहलगांव में मछली नहीं मारने देने की ठेकेदारी थी। इन ठाकुरों से आपने कैसे मुक्ति पाई? आपके मित्र रहे इस आंदोलन में, गंगा मुक्ति आंदोलन में, प्रोफेसर योगेंद्र, जिनकी किताब भी है गंगा को अविरल बहने दो। तो ये अविरल बहने नहीं देने की गंगा में कहाँ-कहाँ कोशिशें रही, और जो आपका कंसर्न ज्यादा रहा कि वो मल्लाहों को, मछुआरों को, जो बेवजह की बात, जो बहुत मामूली सी, मतलब अपने उपार्जन के लिए वो मछली मारते थे, उन पर रोक लगाना, ये रोक लगाकर बड़े पैमाने पर मछली मारने को स्टीमर और उसमें इजाजत अब बड़ी-बड़ी डेक से और उससे मछलियां मारी जाती हैं।
लेकिन यहाँ जो है छोटे छोटे मछुआरे थे जो बहुत मामूली मछली मार के अपना सुबह से शाम बेचा और अपना उपार्जन किया। उसकी लड़ाई के बारे में, गंगा मुक्ति आंदोलन की देखिए लड़ाई के बात बारे में ये है, हाँ हाँ ठीक आपने सवाल उठाया। मुगल पीरियड से ही दो परिवारों को भागलपुर के 80 किलोमीटर के दायरे में सुल्तानगंज से फिर 35 तक मछली पकड़ने के अधिकार की जमींदारी मिली हुई थी, ताम्रपत्र था। और बिहार में जब जमींदारी उन्मूलन का काम हुआ 54 में, तो उसमें ये लोग चले गए हाई कोर्ट। और जगह की तो जमींदारी, नदी की भी खत्म हो गई और भी तरह की जमीन की भी जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन ये पानी वाली जमींदारी जो है, जिसको जलकर जमींदारी कहा जाता है, वो खत्म नहीं हुई थी। और वहां हाई कोर्ट चले गए और वहां से मामला रुक गया, फिर किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। इसके लिए बहुत लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच में आपको बता दें कि बोधगया में बोधगया मठ की ने 10,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था इलीगल तरीके से। 17-18 मठों को और देवी देवताओं के नाम पर, तो उसके खिलाफ एक बड़ा शांतिपूर्ण संघर्ष हुआ, बड़ा जबरदस्त हुआ। और वो सारी जमीन भूमिहीन किसानों को, उसमें बहुत सारी कुछ शहादत भी हुई हम लोग साथियों की, और जमीन जो है वो भूमिहीन किसानों को और स्त्रियों को और उनको मिली। और मिल गई, मैंने उन्होंने दखल कर लिया, बाद में उसको परवाना मिला। और उसके बाद पूरे गया जिले में लगभग 25,000 एकड़ जमीन जो दूसरे बिग लैंड लॉर्ड्स ने कब्जा कर रखा था सीलिंग से फाजिल का, वो भी लिबरेट हुआ। इसी बीच में हम लोग वहां काम कर रहे थे, तो कहलगांव में एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग किनकी मदद लें। कुछ जुलूस वगैरह भी निकाला था उन लोगों ने इसके खिलाफ में, जलकर जमींदारी के खिलाफ में, क्योंकि बहुत अत्याचार हो रहा था। और तो हमारे पास एक संदेशा भी, उसी बीच में हमारे एक साथी हैं रंजीव जी, नदियों के बारे में बहुत गहरा काम किया है, समझ है उनकी। तो उन्होंने, हम वहां गए थे किसी सिलसिले में और एक रिपोर्ट लिखी थी, और हमको उन्होंने विवश कर दिया, क्योंकि हम फिर वापस में बोधगया आंदोलन के इलाके में रिकंस्ट्रक्शन के काम में, नवनिर्माण के काम में लगने की योजना बना चुके थे। तो लेकिन वो फोर्स करके हमको ले गए और हम कहे भागलपुर स्टेशन पर रामशरण जी हमारे साथी हैं, वो मिल गए और कुछ कुछ समझाने लगे। हमको कुछ भी नदी के बारे में ज्ञान नहीं था उस वक्त, अब पल्ले भी नहीं पड़ा ट्रेन की 1 घंटे की कहलगांव की यात्रा में। जब वहां गए, वहां 36 गांव के मल्लाह भाई लोग पहुंचे हुए थे, महिलाएं तो नहीं थी, लेकिन उस समय बाद में तो बड़ी भूमिका निभाई महिलाओं ने, लीड ही किया उस पूरे आंदोलन में, हजारों हजार महिलाओं ने। तो लेकिन उस समय तो हम जब गंगा किनारे उसके बाद गए और चीजों को समझा, तो एक तरह से कहिए कि गंगा की लहरों ने हम लोगों को खींच लिया। और वर्षों तक हम लोग वहां रहे, मल्लाहों की बस्ती में ही रहे। और ये हम लोगों का इनिशिएटिव नहीं है, ये एक्चुअली वो लोग पहले शुरू, बाद में गंगा मुक्ति आंदोलन का नाम बाद में पड़ा, ये अलग बात है। ये 4 अप्रैल को हम गए थे वहां पर 82 में, और ये बाद में एक रजिस्टर में मैंने देखा, वहां गांव वालों के कागजी टोला के रजिस्टर में, कि तो 22 फरवरी को ही ये मीटिंग हुई थी, और इसमें एक प्रपोजल आया था कि जुलूस उसके बाद निकला, और उसके बाद हम लोगों को उसमें इनवाइट करने का, और इसमें तो इसलिए बाद में हम जब 4 अप्रैल को वहां वर्षगांठ मनाई जाती थी, तो हमने लोगों से आग्रह किया कि नहीं, एक्चुअली 22, और कोई भी पूछता है कि आपने गंगा मुक्ति आंदोलन शुरू किया, तो मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ के लोगों ने, युवाओं ने और वहां के मल्लाह भाइयों बहनों ने शुरू किया था, हमने ज्वाइन किया है। सच्चाई यही है कि हमने ज्वाइन किया है, और हम लोगों ने मदद की है उनकी, उन्हीं के जानकारी को, उन्हीं के विचारों को लेके हम लोगों का योगदान सिर्फ इतना है कि उसको सूत्रबद्ध किया है, और उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े रहे हैं। जब लाठी चले, गोली चले, तो हम लोग आगे रहे, और नॉर्मल पोजीशन में जुलूस में पीछे रहते थे। तो ये वहां की आंदोलन की सफलता का। दूसरा कि उस आंदोलन में एक महिलाओं की, शुरू में बहुत कठिन था, जब पहली बार ये प्रस्ताव लाया था हमने,
हेलो 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 उनका शायद कनेक्शन गड़बड़ हो गया लग रहा है। हाँ मैं ये आपको मिला भी रहा हूँ हाँ, मैं फोन जो पे। दोबारा जोड़ रही हूँ, उनको दोबारा जोड़ रही हूँ। मैं हाँ हाँ पेशेंट हाँ देखने गई हुई थी ना, अभी आई भाग हाँ के। बंद हो गया अभी 5 मिनट। जी जी बस आ ही रहे हैं वो, हाँ हाँ एडमिट कर दिया। हाँ हाँ, बीच में कट गया हाँ था। रुक गया था। हाँ हाँ आप हाँ बता रहे थे कि हाँ 4 अप्रैल को वो मनाते थे और आपने 22 फरवरी का वो देखा कि वो लोग पहले शुरू कर चुके थे। जी हाँ, तो बहुत बाद आपका में वीडियो 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 आप वो कीजिए।
हेलो फिर आवाज जा रही है? हाँ अब आ रही, हाँ बोलिए। हाँ तो हाँ चार हाँ फरवरी जी, 22 हाँ। तो फरवरी। ये आपको बताएं कि ये जब गंगा की जमींदारी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और महिलाओं का नेतृत्व आ गया और हजारों की संख्या में महिलाएं खड़ी होने लगी, तो ये मजबूत हो गया आंदोलन। और फिर स्त्री पुरुष मिलके और एक फेज में, और एक से एक उस इलाके में जो लोग थे, गरीब लोग ही थे, लेकिन उनको अपना सिपाही बना रखा था और उससे इतना खतरा था और इतना एक्सप्लॉइटेशन था। लगभग 12 ना 75% मछली तो वो लोग ले लेते थे, जमींदार के लोग सब। अच्छा। और जब तक फरक्का बराज बना नहीं था और पोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, तब तक वो लोग अपना बर्दाश्त कर रहे थे। उसके बाद मछली भी खत्म होने लगी और काफी, और उसके बाद इतना हैवी टैक्सेशन, तो बेचैनी बढ़ी थी। उसी बेचैनी में से ये संघर्ष खड़ा हुआ। और बाद में जब भागलपुर से सुल्तानगंज तक जो जमींदारी थी जलकर की, वो समाप्त हुई, बिहार सरकार ने भी, पहले तो हम लोगों ने समाप्त कर दी, मतलब वहां के मल्लाह भाइयों ने, किसानों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था और है भी, अभी भी है। और युवाओं का, संस्कृति कर्मियों का, वैज्ञानिकों का, ये पूरा टैक्स बंद। फिर गायब हो गया। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो बीच में कट गया था। आवाज आ रही है हाँ अब? हाँ आ रही हाँ तो ये हाँ, हाँ तो ये बता रहे थे टैक्सेशन बंद कर कि दिया। वहां का, हाँ, तो एक फेज जो है बहुत जुल्मी वहां का जमींदार था और वो मरवा देता था विरोध करने वालों को। और कई लोगों को तो हाथ पैर बांध के गंगा में फेंकवा चुका था। और सारे लोग बताते हैं कि वो हम लोगों से पहले जिन लोगों ने भी उसका विरोध किया वो जीवित नहीं थे, और एक आदमी जीवित था तो उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। इस तरह की क्रूरता थी। खैर, वो जमींदारी खत्म हुई तो, लेकिन उसके बाद जो पूरे बिहार की गंगा में 500 किलोमीटर में जैसा एक्सप्लॉइटेशन यहाँ था, भागलपुर में वैसा ही ठेकेदारों के थ्रू था, जो गवर्नमेंट से और कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और वो मल्लाहों को 10-20 गुना ज्यादा पर देते थे और भयानक शोषण था। और उसके खिलाफ पूरे बिहार के गंगा क्षेत्र में करबंदी आंदोलन शुरू हुआ और 91 आते आते वो फिर वो पूरे बिहार तो में ये बहती धारा में टैक्स, मछली मारना फ्री, निःशुल्क कर दिया गया। ये तो ये लड़ाई किसके थी, रिजीम में हुआ? ये लालू प्रसाद के रिजीम में लालू हुआ। प्रसाद जी ने किया। हाँ, जी। जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के समय जब मुख्यमंत्री थे तो जमींदारी खत्म हुई। असल में एक्चुअली खत्म कर दिया था जनता ने, वो टैक्स वसूल नहीं पा रहे थे जमींदारी। तो फिर उन लोगों ने, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के समय में वो जमींदारी खत्म हुई और फिर लालू प्रसाद का जब समय आया तो उन पर बहुत दबाव था कि नहीं हो, लेकिन इतना प्रबल आंदोलन हुआ और सशक्त आंदोलन हुआ, साल भर तक पूरे 500 किलोमीटर में टैक्स बंद रहा। तो ये हमको याद है कि जब लालू प्रसाद ने बुलाया था बातचीत के लिए, तो लालू प्रसाद ने कहा कि भाई, हम तो, आप तो मांग रहे हैं गंगा, हम तो सारी नदियां दे रहे हैं आपको, जितनी बहती धारा सब में फ्री फिशिंग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 महीने के बाद आप लोग बैठिएगा नहीं, 3 महीने के बाद आप लोग आग लगा देंगे पूरे सभी नदियों की बहती धारा में।
इसलिए हम फ्री करते हैं, फैसला किया उन्होंने बहुत दबाव के बावजूद और फ्री। लेकिन अभी भी बहुत सारे अपराधी तत्व परेशान करते रहते हैं लोगों को, और ये ऑनगोइंग स्ट्रगल है। लेकिन गंगा की लड़ाई इसी बीच में अनुभव से हम लोगों ने, जो मल्लाह भाई थे, बहन थे, उनके अनुभव से ये पता चला। एक बताया हमको एक बार गंगा सहनी ने बताया कि कोटा में जब वो गए और डीसीएम फैक्ट्री का पानी वहां गिरा, बहाया, तो पूरा नदी में पैर जलने लगा और मछली पटपटा के मर गई। आगरा में जो लोग थे, क्योंकि यहाँ मछली नहीं थे तो देश भर में घूमते थे ना रोजी रोटी के लिए, तो आगरा में भी जमुना का पानी जब के पोल्यूशन की वजह से उन लोगों को परेशानी होने लगी, तो फिर इस पर हम लोगों का ध्यान गया और इसको फिर समझने की कोशिश की। एक तरह से स्कूल और या विश्वविद्यालय बन गया तमाम लोगों के लिए गंगा मुक्ति आंदोलन, और एक तरह से हम लोगों, हमारे लिए भी और तमाम लोगों के लिए, और तमाम प्रतिभाशाली नौजवान उस समय आप देखते कि वहां से लेके पीरपैंती से लेके पटना तक, यहाँ तक कि कोलकाता तक के जितना प्रतिभाशाली लोग थे न, यंगर लोग, या डॉक्टर जोगेंद्र का आपने नाम लिया, आशुतोष है, प्रेम प्रभाकर हैं, और तमाम शेखर हैं, बड़े कलाकार हैं, तो एक से एक नौजवान, सफदर इमाम कादरी हैं, साजिना हैं, और उस जमाने में जो क्रीम था ना, वो सब इस मूवमेंट में आया। पत्रकार आए, युवा लोग आए, वैज्ञानिक आए, सबके सहयोग से फिर एक ऐसा विकास का मॉडल लाया जाए देश में। उसी समय हम लोगों ने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का विरोध शुरू कर दिया था। उसी समय थर्मल पावर स्टेशन का विरोध करने, इसका विकल्प खोजो भाई, सोलर बिजली की तरफ जाओ या बायो के बिजली की तरफ जाओ। लेकिन उस समय हम लोगों ने कहा था कि कहलगांव में जो विस्थापित हो रहे हैं लोग, उनको काम नहीं मिलेगा, और नहीं मिला। उस समय कहा जा रहा था कि लाखों लोग लाइन में लग करके कह रहे थे कि सबको देंगे रोजगार, तो हुआ नहीं। अभी तबाह हैं लोग, पोल्यूशन से तबाह हैं, विस्थापित लोग तबाह हैं, खेती बाड़ी चली गई। ये जी आपका एक वीडियो देख रहा था। बाद में फरक्का बराज के खिलाफ में भी काफी जबरदस्त संघर्ष हुआ है और चल रहा है इसको लेकर के। बंगाल के लोग भी इसके खफा हैं और बड़े भारी पैमाने पर विस्थापन हुआ है इससे, और मल्लाहों का तो बहुत खत्म हो गया समय। एक बात और अंत में कहना चाहते हैं आपको कि जो कुपोषण बड़े पैमाने पर बिहार में है, अब सबसे ज्यादा देश भर से, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये फरक्का बराज, ये पोल्यूशन है। क्योंकि मछलियां अच्छा प्रोटीन के रूप में खाने में मिल जाता था मुफ्त में, बहुत सस्ते में, खेत में मिल जाता था। तो मछलियों के खत्म होने से अब तो आंध्र प्रदेश से मछली आती है। हमने बंगाल में ये फरक्का के पास के पॉइंट पर एक झोपड़ी में जो खाने की दुकान थी, वहां पर ये आंध्र प्रदेश की मछली खाई। तो यहाँ से पैसा भी जा रहा है। यहाँ से पहले एक्सपोर्ट होता था, दूसरे राज्यों में मछली जाती थी। अब अंडा जीरा खत्म हो गया, मतलब स्पॉनिंग जोन जो था बिहार में वो खत्म हो गया। तो ये केवल मल्लाहों का नहीं, तमाम लोग जो सामान्य लोग थे उनको, और अभी जो केमिकल लगी हुई जो मछली आती है बिहार में और बंगाल में, उसकी वजह से आप बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर हो रहा है। अच्छा, ये इसमें बंगाल में तो हर इसमें ये जो आपने कहा कि केमिकल लगी मछलियां आती हैं, तो मैं कई लोगों का इंटरव्यू देख रहा था और कई रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो कई जगह ये लिखा आता है कि इस तरह के केमिकल उसमें लगाए जाते हैं। तो उस पर कई साइंटिस्ट का मैंने देखा, तो बोला कि ये बाजार का झूठ है, और एक किस्म का वो जो है, ये जो छोटे छोटे जो एक्सपोर्टर हैं और उसको मतलब बाजार का ये है, और ये कहीं न कहीं इसके पीछे साजिश है बाजार की कि ये मछलियों में केमिकल लगाया जाता है, उससे कैंसर हो रहा है और ऐसा हो रहा है वैसा। फिर आंध्र में भी तो मछली खा रहे हैं, और वो मछली यहाँ से वो बर्फ में बेसिकली भेजते हैं। तो इसमें असल में बर्फ में तो यहाँ भी लाते हैं, बर्फ में यहाँ लाते हैं, बट उसके बाद से खर्चा घटाने के लिए केमिकल लगाया जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना।
आप अगर यहाँ अब नदियों को साफ हो जाए, नदियां जैसे अभी हुई हैं लॉकडाउन की वजह से, 30-30, 32-32 किलो की मछली कहलगांव में मिली, लोगों ने पटना में मिली, और जगह मिली। तो आप पॉल्यूशन को कम कर दीजिए ना, आप पॉल्यूशन को मत होने दीजिए। अब फरक्का बराज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। फरक्का बराज का फाटक कई बार टूट गया और कई बार ऐसा हुआ कि बगल की धार बहने लगी फिर से, कहीं कालिंदी नदी में और कहीं कहीं, लेकिन कहीं टूट जाएगा अगर, तो किसी न किसी दिन तो फरक्का बराज के पहले जो है एक बगला नदी के आसपास हम लोग सब घूम के आए हैं, एक नई धारा बनने ही वाली है। जिस दिन बनेगी वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा था हमको कि लाखों लोग रात भर में बह जाएंगे, घंटे 2 घंटे में बह जाएंगे। कोई सुनने वाला नहीं है, न केंद्र सरकार सुनती है न राज्य सरकार सुनती है। तो लाखों लाख 5 लाख से ज्यादा लोग तो मालदा जिले में विस्थापित हुए, और पूरे बिहार में जो फ्लड का प्रॉब्लम है, 150 से 200 फीट गंगा नदी फ्लड के टाइम में उसकी उड़ाई हो जाती थी प्राकृतिक रूप से, डिसिल्टिंग ड्रेजिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और उसके कारण सहायक नदियों की भी उड़ाई हो जाती थी। अब गंगा में सिल्ट भर गया तो तमाम फ्लड का जो पूरा विकराल रूप बढ़ता जा रहा है, फ्लड प्रोन एरिया जो पूरे बिहार में, उसमें तो तटबंध कारण है ही, लेकिन ये फरक्का का बराज भी बहुत बड़ा कारण है। अगर 16 बराज की जो केंद्र सरकार की योजना है, जो मैं समझता हूं कि शायद अब आगे नहीं बढ़ेगी, उसका कुछ कारण है, कोयला ढोने के लिए ऑस्ट्रेलिया से वो था, तो वो कोयला चूंकि अब वो क्लोज होने वाला है, क्योंकि कोयला बिजली बनाने के लिए यहाँ लाया जाने वाला था, यह बिजली सस्ती हो गई है, तो जो कंपनी वहाँ कोयले का कारोबार वो समेटने वाली है। प्रोटेस्ट भी बहुत हो रहा है एनवायरमेंटलिस्ट लोगों का, और ये सबसे बड़ा वो स्टेक होल्डर सोलर बिजली का बन गया वो, तो वो ये इसमें उसी के लिए तो 16 बराज बनाए जा रहे थे। हाँ, तो एक बराज से जब ये इतना तबाही हुई है, तो 16 बराज से कितनी तबाही होगी, कितना ये आप अंदाजा कर सकते हैं। तो उसका लगातार विरोध हुआ है इसका। तो वो जो सचिन देव बर्मन का गाना है, अगर 16 बराज बन गए तो सचिन देव बर्मन का गाना जो है, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ से, तो वो गंगा जाए कहाँ से, मतलब गंगा तो फिर पाताल ही जाएगी। हाँ, तो वो तो पूरा प्रलय का क्षेत्र बन जाएगा ये। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं गंगा का जो पार्ट है साहबगंज में या फिर आगे मालदा जिले में बहुत विस्तार पार्ट था उसका, भागलपुर में भी होता था कभी। अब वो बीच में मतलब कम पानी कम होने की वजह से, फरक्का बैराज की वजह से वो पार्ट जो है कम होता जा रहा है उसका। क्या कचनार घाट है ना साहबगंज में, कचनार। हाँ, तो बंदनी वगैरह जो फिल्म बनी थी वो साहबगंज में ही बनी थी, बंदनी फिल्म, जिसमें ये गाना है गंगा जाए कहाँ से, शायद ये गाना। तो उस फिल्म में देखते हैं वो जो पार्ट है उसका बहुत बड़ा है, अब पार्ट कम होता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, साहिबगंज से थोड़ा और बढ़ेंगे, राजमहल के पास जाएंगे, तो वहां पर मालदा के जिले के में एक पगला जो कालियाचक वगैरह का इलाका है, वहां से मैंने देखा तो दूसरा छोर नहीं दिखाई पड़ता है। लग 10 किलोमीटर तक, करीब 10 साढ़े 10 किलोमीटर तक दूरबीन से ही दूसरा इलाका देख सकते हैं। तो उधर तो बहुत फैल गया है और काटता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मतलब 50 हाई स्कूल्स वगैरह खत्म हो गए हैं मालदा जिले के, तो वो पार्ट बहुत बढ़ गया है। तो इस तरह का कहीं पार्ट घट गया, जैसा आप बता रहे हैं, ये उसका परिणाम है, क्योंकि पानी उधर खींच ले रहा है, क्योंकि पार्ट बहुत चौड़ा हो गया, क्योंकि फरक्का पॉइंट पर और नीचे से सिल्ट का हमने कैलकुलेट किया है, लगभग 67 से 70 फीट तक का डिपोजिशन फरक्का पॉइंट पर हुआ है। शायद अब उससे ज्यादा ही हो गया होगा। हाँ, हमने करीब 10-12 साल पहले, 15 साल पहले ही लिखा था इस पे, इसके ऊपर फरक्का को लेकर के पूरा स्टडी करके, उनको लेकर के। तो शुरू में तो किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन बहुत वर्षों बाद, कुछ साल पहले हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी की नजर खुली और उनको फिर समझ में आया कि शायद, लेकिन फिर दोबारा जब अभी उनको वो बोली बंद हो गई है फरक्का को लेकर के, सारा चुप्पी साध लिया है उन्होंने। और अब मैं नहीं जानता हूँ, इस बार जो पटना में बाढ़ आई बड़ी भयानक, पिछले साल पूरा डूब गया पटना, उसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर फरक्का के फाटक नहीं खुलवाया होता उन्होंने केंद्र सरकार पीएमओ को कह के, तो क्या हाल होता पटना का।
बहुत कई कारण हैं पटना के फ्लड का। और 1975 में जो बराज बना, जो हम लोग जेल में थे इमरजेंसी में, तो उस समय पूरा पटना में 1 तल्ला से ज्यादा डूब गया था। उसी समय फरक्का बराज 71 में बना, 75 में कमिश्निंग हुई थी और उसके बाद से ये हुआ। जब पटना डूबता है तो सबको पता चल जाता है, लेकिन दरभंगा डूबता है, मुजफ्फरपुर डूबता है, सहरसा डूबता है, सुपौल डूबता है, सीतामढ़ी डूबता है, का इलाका डूबता है तो कोई ध्यान नहीं देता है। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि पटना डूबा तो कम से कम नजर तो आया, लोगों को समझ में आ गया। फरक्का का फाटक तो ऑटोमेटिक कई बार टूट चुका है। और एक बात बता देता हूँ, कपिल भट्टाचार्य लिख के गए हैं कि गंगा किसी न किसी दिन एक नई धार बना लेगी फरक्का को बाईपास करके, या फरक्का का स्ट्रक्चर उखड़ भी सकता है। हम आपको बता दे रहे हैं, फाटक तो कपिल 109 फाटक है, उसमें से कपिल भट्टाचार्य तो जिन्होंने अगर आप फरक्का का नहीं तोड़ेंगे, कपिल भट्टाचार्य जिन्होंने फरक्का बराज बनने से पहले ही कह दिया था ये गंगा के विनाश का कारण है। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? हाँ, कपिल भट्टाचार्य को भी हम लोग अपना गुरु मानते हैं। हमने देखा तो नहीं, उनकी किताबें पढ़ी और उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। वो मेरीन इंजीनियर थे बेसिकली, वो नदियों के इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उनके जहाज आते थे तो नपवाते थे, उनका अपना इंटरेस्ट था। साहिबगंज तक जहाज आता था तो उन्होंने कह दिया था कि फरक्का का बराज जिस मैंने उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि हुगली पोर्ट को फ्लश किया जाए 14 पीरियड में 40,000 क्यूसेक पानी भेज करके, वो कभी संभव नहीं हुआ होगा और नहीं होगा। आपको बता देते हैं, उनको तो पाकिस्तान था उस वक्त, बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तानी एजेंट करार दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, उनको पाकिस्तान का एजेंट कहा गया। लेकिन उस महान देशभक्त इंजीनियर को हम सलाम करते हैं। उन्होंने हमको, जब हम लोगों ने फरक्का पोर्ट पर अध्ययन शुरू किया तो हमारी नजर पड़ी कि अरे हम लोगों से काफी पहले बिहार के मल्लाहों के और यहाँ के नौजवानों और संस्कृति कर्मियों और वैज्ञानिकों के काफी पहले कपिल भट्टाचार्य इतना कुछ, बनारस भी जाते थे, वहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोगों ने हमको बताया था, प्रोफेसरों ने, काफी पहले एक बार हम गए तो उन्होंने कहा कि कपिल भट्टाचार्य तो बनारस भी आते थे और बीएचयू में आके लोगों को बताते थे इसका क्या होने वाला है। तो ये जो प्रलय लीला मचा रहा है ये तो लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। उसका कारण है, आपको एक बात बताएं, उसमें फिश लैडर लगाया गया, फरक्का बराज में चोक कर गया। बिल्कुल। दुनिया भर में जितने बराजेज बने हैं दुनिया भर में, उसमें 94% बराजेज का चोक कर चुका है मछली आने जाने का रास्ता। केवल फरक्का में ये नहीं हुआ है, टिहरी में भी हुआ है। और दुनिया के तमाम, इसीलिए यूरोप में बहुत सारे डैम्स और बराजेज को तोड़ा जा रहा है। मिसिसिपी घाटी में, ये जो गंगा की घाटी की तरह वहां की उर्वर धारा है, वहां तो 16 बराज की जो यहाँ योजना है और नेविगेशन की बराज में फाटक लगा के जहाज चलाएंगे बड़े बड़े, वहां भी शुरू हुआ था। वहां तो तोड़ा जा रहा है, 25-30 साल से तोड़ा जा रहा है। जो कंपनी बराज बनाती है, बांध बनाती है, उसी को ठेका मिलता है बांध तोड़ने का और उसका खर्चा कोई कम नहीं होता है, लेकिन तोड़ा जा रहा है। यूरोप का अभी रिपोर्ट आप देख लीजिएगा तो धड़ाधड़ तोड़ा जा रहा है। एक साल में 80-90 बराज अब बांध तोड़े जा रहे हैं। तो हम लोग क्योंकि इकोसिस्टम को उनको बचाना है और वो बेकार हो चुके हैं। अब इस बार ही बाढ़ में मध्य प्रदेश का देख लीजिए, साउथ की नदियों का देख लीजिए, कोई भी बराज या बांध में अगर सर्टेन लेवल के बाद आपको पानी भर जाएगा तो डूब क्षेत्र में बाढ़ आने लगेगी, तो उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अगर बारिश से धीरे धीरे पानी आएगा तो धीरे धीरे बाढ़ आएगी, तो उतना विनाश नहीं करती है। लेकिन एकाएक पानी आ जाता है, जब छोड़ना पड़ता है खोलने, तो डैम ब्रेक हो सकता है, बराज टूट उखड़ के फेंका सकता है, इसीलिए उसको खोल देना पड़ता है। इस बार भी तो जो बीरपुर बराज है कोसी का, उसको भी खोलना पड़ा और उसको भी खोलना पड़ा, नहीं कैसे खोलेंगे, हालांकि भारत के इंजीनियर्स खोलते हैं वहां। यह आपको भ्रम पहला था कि नेपाल पानी छोड़ दे रहा है। नेपाल में जितना बराज है, गंडक बराज और ये बीरपुर बराज, उसका पूरा कंट्रोल जो है भारत के इंजीनियर्स का है। यही लोग पानी डिसाइड करते हैं कि केवल लॉ एंड ऑर्डर नेपाल देखता है, अगर उनको प्रॉब्लम होगा, पुलिस की मदद की जरूरत होगी तो वो करेंगे। तो ये है, बहुत सारा भ्रम है इसको नदियों को लेकर के। इस छोटे से
एक घंटे के इंटरव्यू में जितना चर्चा कर सकते हैं उतना करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गहरा मामला है। दिनेश, आपने डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी का इंटरव्यू किया है, वो बहुत गहराई से उन्होंने अध्ययन किया है। आईआईटी कानपुर के जो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं राजीव सिन्हा, प्रोफेसर राजीव सिन्हा, उन्होंने भी बहुत गहराई से काम किया है एम्बैंकमेंट्स के ऊपर, नदियों के ऊपर, और हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। और मानस बिहारी वर्मा हैं जो डीआरडीओ में थे, और लेकिन अब नदियों पर ही दरभंगा में अपने घर में रह रहे हैं। एक रिटायर्ड आईएएस हैं गजानन मिश्रा जी, उतने गहराई से चीजों को समझ रहे हैं क्योंकि वहां थे। लेकिन इंजीनियर्स का और अफसरों का और नेताओं का एक बहुत बड़ा दल है जो कई अपने कारणों से इसका या तो कुछ गैर जानकारी में कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग का वेस्टर्न इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से ये विनाशकारी योजनाओं को अभी भी रोका नहीं जा रहा है। अच्छा, अब हाँ जी, अब जो है कुछ जो दर्शक हैं उनके कुछ सवाल होंगे, तो नीरज जी आपको उन सवालों से मुखातिब कराएंगे कि वो क्या सवाल जानना चाह रहे हैं, आपसे क्या जानकारी चाह रहे हैं। नीरज जी, हेलो। हाँ बताइए। हेलो हेलो। मुझे लगता नहीं आ रही आ गई। हाँ जी जी जी, बताया जाए। पिक्चर दिखाई नहीं। हाँ, बस सवाल तो ऐसे कुछ खास नहीं है। बताइए बताइए। नई नई चीजें हैं तो लोगों को सुनना अच्छा लग रहा है, नई नई बातें हैं। तो हाँ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मेरे ख्याल से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए जी। इस तरह और कुछ सवाल आप दर्शकों के सवाल हैं क्या? नहीं, सवाल नहीं, ऐसे कोई खास नहीं है। हाँ, सवाल नहीं है। चलिए, बहुत सब अच्छा कि सुन्न हो आपके के सुन माध्यम रहे से हैं। आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, और आप लोगों के माध्यम से हम लोग डॉक्टर नीरज शर्मा और ये स्वतंत्र मिश्र जी के माध्यम से हम लोग जो हैं आज लोगों के बीच अपनी बात सुना पा रहे हैं इस लॉकडाउन के दौर में, क्योंकि हम मीटिंग्स नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते, अभी दिक्कत है। तो ये माध्यम है और इसमें आप लोग इस काम में लगे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और तमाम लोग, काफी लोग देखते हैं इसको, क्योंकि हम पिछले फेसबुक लाइव में मैंने देखा, आपका भी देखा, जो दूसरे प्रोग्राम्स भी लोग देख रहे हैं, कमेंट्स भी मैं देखता रहता हूँ। और हम भी फेसबुक लाइव वगैरह करते हैं, 4-5 कर चुके हैं इसके पहले 4 बार, तो काफी लोग देख रहे हैं। हालांकि हम अनाड़ी हैं इस मामले में, टेक्निकल जानकारी नहीं होने की वजह से जैसे आज ही कुछ कनेक्ट हो गया, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया कि आपने मतलब इतनी बातें जो हम गंगा के बारे में, जो गंगा किनारे रह रहे हैं, उनको भी शायद बहुत सारी बातें नहीं पता होती हैं कि कब गंगा मतलब गंगा पर ठेकेदारी का क्या रहा, कैसे रहा। तो कम से कम जो नई पीढ़ी है, जो हमारी मतलब बाद की भी पीढ़ी है, जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि गंगा में इस तरह की चीजें घटी हैं और घट रही हैं। तो उनको भी उनकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए आपका मुझे खुद आज शुक्रिया। पता चला कि इस तरह से जमींदारी होती थी वहां पे, इस तरह से मछुआरों के साथ में उनसे वो पैसा लिया जाता, मतलब नदी पार कराने के लिए भी पैसा लिया जाता था। बड़ी अभी भी लिया जा रहा है बहुत सारे इलाकों में, अभी भी बहुत सारे इलाकों में। आपको कोसी का बहुत सारा इलाका है, जब सूखी नदी रहती है जिस दौर में, वहां भी नदी पार करने के लिए वहां कुछ बदमाश लोग जो हैं लोगों से वसूलते हैं, मतलब घास गढ़ती जो महिलाएं, उनसे भी वसूल लेते हैं, वो अपराधियों का और तमाम तरह के लोगों का। उसका सोशियो इकोनॉमिक कारण है, बहुत तरह के कारण है। ये इधर भी है क्या? इधर उत्तर प्रदेश की तरफ भी है क्या ऐसा कुछ? हाँ हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि नहीं दियारे के इलाके में, दियारे गंगा का जो बीच का जो मिट्टी का जमाव होता है, उसको दियारा का इलाका कहा जाता है। तो दियारे के इलाके में सब्जी की भी खेती होती है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो एक्सटॉर्शन तो वहां भी हो रहा है, और उसके पीछे एक बड़ा कारण है, सामाजिक आर्थिक कारण भी है, क्योंकि जब जीविका के साधन
इतने खत्म हो जाएं, इतने समाप्त हो जाएं, आपने जानबूझ के समाप्त कर दे और लोगों का पेट जलता है, तो लूट खसोट की जो कमजोर होता है उसको मारने में, उसको लूटने में, उससे छीनने में, घास गड़ने वाले को, मछली पकड़ने वाले को, क्योंकि आसान होता है ना, सेफ जोन है ये। जी। मतलब इसमें कोई आप मजबूत आदमी जिसके पास बंदूक हो, जिसके पास पुलिस की मदद हो, उसको लूटने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये मतलब ये इनको हमारा तो अनुभव ये है कि गंगा क्षेत्र में जो अपराधी थे, दर्जनों लोगों ने तो बंदूकें फेंक दी गंगा में हम लोगों के बातचीत के बाद, और बहुत सारे बागी लोग हमारे आंदोलन में शरीक हो गए। अगर वो नहीं होते तो शायद आपको आमने सामने हमारे जैसे लोग आपको दिखाई नहीं पड़ते, जिंदा नहीं रहते। हम ही नहीं, हमारे बहुत सारे साथी जीवित नहीं रहते और हम लोगों की लड़ाई बहुत खत्म हो गई होती। लेकिन वो जिसको हम लोगों ने उनको डाकू नहीं कहा, बागी कहा, विक्टिम कहा। और महिलाएं जब कोई हमला करता था, बंदूक लेके आता था, तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उनके घरों में पहुंच जाती थी और चारों तरफ बैठ के अनशन शुरू कर देती थी कि भाई आपके बेटे ने बंदूक से हम लोगों को मारने की कोशिश की। और इसका जब चमत्कारी असर हुआ है, एक घटना का हम जिक्र करके खत्म कर देंगे आपको, कि एक बार जब हमको करबंदी आंदोलन की शुरुआत करनी थी पहलगांव में, तो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो हमने एक सप्ताह के लिए रुकवा दिया और 3 साथी हम लोग गंगा के किनारे उस पार चले गए और एक ऐसे आदमी के घर पे ठहरे रात में, जो खाना वाना खिलाया, बातचीत हुई। सुबह जब हम लोगों को विदा करने के लिए 1-1.5 किलोमीटर आगे आया, तो उसने कहा कि गंगा के जमींदार ने आपको मारने के लिए हमको 80,000 रुपए, उसमें 80,000 की बड़ी कीमत होती थी, 30 साल 35 साल पहले की बात है, और एक फिएट कार, उस समय फिएट कार बड़ा मशहूर था, चलता था, तो देने का। तो हमने कहा रात तो अच्छा मौका था, तो क्यों नहीं मार दिया? पता भी नहीं, लाश का भी पता नहीं, टुकड़े टुकड़े, वहां तो टुकड़े टुकड़े काट के गंगा में फेंकते हैं। तो हमने कहा कि मार दिया होता, अच्छा मौका था। कहा कि ऐसा पाप हम कर नहीं सकते। पहला तो आप हमारे अतिथि थे, अतिथि भगवान होता है, और दूसरा कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है समाज के लिए कि हम मार ही नहीं सकते थे। कई लोगों ने तो सूचित कर दिया हमारे साथियों को कि भाई ऐसा। तो ये एक नैतिक प्रभाव हुआ है। और आपको एक बात और बता दूं कि इस आंदोलन का ये असर हुआ है कि शराब के खिलाफ बहुत जबरदस्त अभियान चला, खास करके महिलाओं ने। और दूसरा कि जो अंतरजातीय विवाह बड़े पैमाने पर गंगा के 10 जिलों में हुए हैं। आज ही मैंने फिर चेक किया एक साथी से, भागलपुर के, फोन करके, नौगछिया वगैरह के साथ इलाके के साथी से, तो मझोली जातियों का एक दौर चला। तो इसको मैंने गंगा की जमींदारी और ठेकेदारी खत्म करने वाले कौन से ज्यादा बड़ी सफलता ये मान रहे हैं कि मल्लाहों की 22 निषादों की 22 जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनमें आपस में नहीं होता था शादी विवाह, होने लगा। तो ये उपलब्धि है आंदोलन की, जिसकी मतलब हम मानते हैं, इसके कारण हम लोग ज्यादा गौरवान्वित हैं कि ये अब जब कल्चरल चेंज होता है, जब सोशल चेंज होता है किसी मूवमेंट से, तो वही लिटमस टेस्ट है उसका कि वो हुआ कि नहीं। जमीन का बंटना, पानी का फ्री होना, मछली का मुक्त होना पर्याप्त नहीं है। लोगों के जीवन में, सोच में, तरीके में जब परिवर्तन होता है जी, तो ये हुआ है कुछ हद तक। अभी बहुत अधूरा है, 5-10% भी काम नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है। इसी बात के साथ हम अपनी बात करते हैं। आप लोगों को बहुत मैं भी बहुत गंगा धन्यवाद। के किनारे ही रहती हूँ, बिजनौर में। हाँ हाँ, कभी आएंगे हमारे आपके गंगा यहाँ। का बैराज भी है और गंगा भी है। हाँ, मैं बिजनौर एक बार जा चुका हूँ, लेकिन मुझे पता होता उस समय कि आप वहाँ हैं और आपकी इतनी रुचि है इनमें, तो मैं जरूर आपके घर पे आता। जी जी, फिर कभी कोई लॉकडाउन बात वगैरह नहीं, का आप दौर कभी खत्म आइएगा होता है, तो। जरूर जरूर जरूर। तो आप बहुत दोनों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बड़ी पेशेंस के साथ वो लोग सुनते रहते हैं इतना लंबे कार्यक्रम को भी, तो सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद।